आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी हमारे कांग्रेस के माध्यम से आयोजित इस किसान पीड़ा, युवाओं पीड़ा, छात्र छात्राओं दर्द और समस्या को लेकर आज धरने में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी पांडुरना के अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय जतन उइके जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर यमदी साहब, हमारे गुरवे जी, हमारे विलाय जोगी जी, विनायक भाऊ, हमारे सभी प्रकोष्ठों के सम्मानीय अध्यक्ष पदाधिकारी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन, सभी हमारी जिला पंचायत सदस्य, सभी हमारे कांग्रेस के सम्मानीय साथी, यहाँ उपस्थित हमारे पदाधिकारी और जहां तक मेरी आवाज आप सबके कानों तक जा रही वो सब मेरे भाई बहन, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज एक दिन का जो धरना यहां रखा, ये कोई बहुत बड़ा 2-4 हजार लोगों को लाकर हम प्रदर्शन या आंदोलन नहीं है। ये संकेत है इस प्रदेश की भाजपा सरकार को, एक चुनौती है यहाँ के एसडीएम, कलेक्टर और अधिकारियों को कि हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं और धरने में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो जो समस्याएं रखी, यदि उसको बहुत जल्द हल नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इस मुद्दे को लेकर ये धरना रखा गया। हमने सूचित किया सरकार को भी और यहाँ के निगम प्रशासन को भी कि जो समस्याएं किसानों की है, छात्रों की है, युवाओं की है, बेरोजगारों की है, औद्योगिक क्षेत्र की है, उन समस्याओं पर सरकार ध्यान दे। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने किसानों की बात कही, सचमुच किसान की हालत क्या है वो सब बताया और किसान की दर्द, उसकी पीड़ा वो ही जान सकता है। मैंने आज, मेरा छोटा भाई घर पे आया, बोले गेहूं बेचना है। मैंने कहा कितना है? तो बोले 70 क्विंटल हुआ है। तो मैंने कहा लागत? तो बोले बहुत ज्यादा लागत होगी, जितने में समर्थन मूल्य दिया है उसकी लागत का आधा भी नहीं। तो मैंने मंडी सचिव से बात की, लगातार मैं मंडी सचिव से संपर्क कर रहा हूं, तो वो कह रहे, मैंने कहा स्लॉट बुक क्यों नहीं हो रहे? आज दिनांक तक 500 लोगों ने पंजीयन कराया है, लेकिन एक भी व्यक्ति का स्लॉट बुक नहीं हुआ। 4 दिन पहले कलेक्टर साहब आकर के मंडी में गए और कहा कि बस शाम तक स्लॉट चालू हो जाएगा, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा स्लॉट चालू कौन नहीं होने दे रहा है, किसकी मंशा नहीं है, कौन वो अधिकारी है, कौन वो नेता है, कौन वो भाजपा की सरकार है जो हमारे किसानों को पीड़ित कर रही है। तो मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है, अभी एक हमारे चंद्रशेखर गुरवे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी पहले बहुत मिल जाता था, आज समस्या ये है कि जमाने भर के दस्तावेज हमारे किसानों को तैयार करने पड़ रहे हैं, जमाने भर के गारंटर। अरे आज 1000 रुपए, 2000 रुपए स्व सहायता समूह की बहनों को लाते, उसको गारंटर नहीं मिलता, तो जिसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का लोन लेना है 70 से, उसको गारंटर कौन मिलेगा? कोई आदमी अपनी कलम नहीं फंसाना चाहता है, कौन आदमी डरता है, हर आदमी गारंटर बनने के लिए सोचता है कि अगर इसने किसान ने लोन नहीं पटाया तो कल को मेरी जमीन नीलाम हो जाएगी, कल को मेरे पर बैंक कार्रवाई करेगा। तो ये तांडव मचा के रखा है सरकार को, इस प्रदेश की और देश की सरकार को, हमारे किसानों की जमीन अदानी और अंबानी को बेचने का तरीका है। ये इसीलिए किसानों को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारा किसान परेशान हो जाए, मजबूर हो जाए, उसको समर्थन मूल्य पे फसल न बिके, उसको खाद न मिले, ई टोकन का नाटक, उसको बीज न मिले, उसको परेशान हो और मजबूरी में वो किसान अदानी और अंबानी को जमीनें बेचे। तो साथियों, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सबको लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस ने जब जब लड़ाई लड़ी है, सरकार को झुकना पड़ा और इस निकम्मे प्रशासन को भी झुकना पड़ा। आप सबने देखा, जब हमने कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सब लोगों ने मिलकर जब गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया, किसानों से आह्वान किया, तब 6500 रुपए क्विंटल कपास होता था। जब आंदोलन किया, 8 और 10 हजार लोग सड़क पर उतरे, तो किसान को कपास का भाव 8000 मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं 8000 रुपए? तो ये ताकत किसानों की थी, ये ताकत कांग्रेस की थी। आज इस मंच से मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं,
कहां है वो बीजेपी के नेता? वो आते फोटो खिंचा देते, साफ सफाई स्वच्छता अभियान चल रहा है। भाजपा के फलाने मंत्री जी हनुमान लोक में आए, दर्शन किए, चले गए। हनुमान लोक जतन भैया हमारा आस्था का केंद्र है, हजारों लोगों की भावनाएं जुड़ी है वहां। हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, रिजोरा से हम पैदल चलकर आते थे, साइकिल में बैठकर हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। टीन के शेड के नीचे मंदिर था, उनके पैर के अंगूठे का लगा हुआ सिंदूर हम अपने माथे पर लगाकर, तो बहुत सारे नियम कानून लगा दिए वहां। जितने अध्यक्ष बने भाजपा के नेता, ट्रस्टी, भैया कपड़े बदल के अंदर आओ, तब जाकर के आपको दर्शन। अरे वो हनुमान जी कभी नहीं कहते कि कपड़े बदल के अंदर आओ, भूखा हो, कैसा भी हो, लाचार हो, हनुमान जी के दर्शन उसको होना चाहिए। हमारा सबका संकल्प होना, ये तरीका बना के रखा है। ये हनुमान लोक का मंदिर इन्होंने भाजपा का कार्यालय बना के रखा है। सारे पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग, माफिया। अरे सावली वालों को तो ऐसे निकाल के फेंकते थे, दूध से मक्खी निकाल के फेंकते। आज मैंने, कल मैं एक पीएम हो रहा था सावली का, एक हमारा साथी मर गया, साइकिल से एक्सीडेंट हो गया, उसका पीएम में था। वहां 10-12 मुझे साथी मिले दुकान वाले, और मुझे कहने लगे भैया हमारी बोनी नहीं होती। मैंने कहा क्यों? तो बोले हनुमान लोक के दिन हम 1-1 लाख रुपए का धंधा करते थे, नारियल बेचते थे, नारियल बंद कर दी, लंगोट बेचते थे, वो बंद कर दी, तानाशाही, हिटलरशाही, गुंडागर्दी, ये तांडव मचा के रखा है। तो मैंने कहा कितना? बोले भैया 5,000 रुपए का हनुमान जयंती का बिक्रा चेतन भी है। कितने का? 5,000 का। उस दिन वो 1-1 लाख का बिक्रा करते थे। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा बिक्रा? बोले भैया दुकानों को हमको इतनी दूर भगा दिया, कोई हमसे माल ही नहीं खरीदता, कोई नारियल ही नहीं खरीद रहा, जो जितने आ रहे दर्शनार्थी सब अपने से चले जा रहे। तो कुल मिलाकर इतनी गुंडागर्दी उस मंदिर में फैला के रखी है, इस भाजपा के नेताओं ने इतनी तानाशाही फैला के रखी है। इसके खिलाफ भी डॉक्टर यमदे साहब और जतन भैया से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर इन्होंने गुंडागर्दी और तानाशाही और भाजपा का अड्डा बनाया तो हम भी ईट से ईट बजाने की कोई कसर नहीं रखेंगे। हम भी ईट से ईट संघर्ष करेंगे कि हनुमान का मंदिर तुम्हारे बाप की बबूती नहीं है, यहाँ के लाखों लोगों के दर्शनार्थियों की बबूती, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तुम सब चाहते हो कि 300 करोड़ रुपए मिल जाए और वहां पर ठेका तुमको मिल जाए और सब डकार जाओ। ये पॉलिसी है भाजपा के नेताओं की, और आज इस मंच से बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री जी आए थे चेतन भैया, और हम दोनों विधायकों को आमंत्रित किया था, हम गए, बड़े सम्मान के साथ गए। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा काम हो रहा, पुण्य का काम हो रहा है। पर मुख्यमंत्री जी की सभा में दोनों विधायकों को बोलने नहीं दिया गया, हम दोनों विधायकों का संबोधन नहीं रखा। जो लोग 5-5 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बोलने नहीं दिया, और जिला भाजपा का अध्यक्ष जो किसी पद पर नहीं है उसको बोलने के लिए। ये नीति है बीजेपी के लोगों की, ये पॉलिसी है। पर मैं आज ये बताना चाहता हूं कि अगले बार मुख्यमंत्री जी आप जो 100 आओगे हनुमान लोक में, तो इस मंच से आपको बताना चाहता हूं कि 10,000 हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा लेकर के आपके बीच में आएगा और आपसे सवाल पूछेगा कि आपने हनुमान लोक को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया हनुमान लोक को, केवल नहीं दिया। दूसरा फेज की घोषणा करता हूं, करो जोरदार अभिनंदन, हो गया, करो जोरदार अभिनंदन। तो ये नौटंकी और नाटक, 1 रुपए किसी ने भाषण सुना हो तो बताओ आप मुझे, मोहन यादव जी का किसी ने सुना ना? 1 रुपए की बात कही क्या किसी ने? डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ नहीं कहा इतने रुपए दूंगा, 1 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा, कुछ नहीं, केवल बोल दिया दूसरे फेज की घोषणा करता हूं। अरे ये भभूति है। जो 30 करोड़ रुपए जो आया था वो मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं, वो यहाँ का खनिज मठ था छिंदवाड़ा का। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने हनुमान लोग को 1 रुपए नहीं दिया, और ये मार बताते भैया फलाने नेताजी ने 5 करोड़ नहीं दी। अरे रेत से पैसा चोरोगे, सट्टा जुआ शराब के धंधे करोगे और कहोगे हमने 5 करोड़ रुपए दे दिए। अरे इतने दिलेर होते तो हनुमान लोग को अभी तक की बहुत अच्छी स्थिति में ला देते, वहां तांडव गुंडागर्दी नहीं करते, वहां भाजपा का कार्यालय नहीं बनता। हर कोई बोल रहा है हनुमान लोग को बदनाम करके रख लिया आप लोगों ने, लोग राजनीति का अड्डा बताते। अरे कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी छोड़ो, वो धर्म और आस्था का केंद्र है, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष भी करेंगे। ये भाजपा के नेता एक बॉयलर बना था जतन भैया, देवराव पातुरकर जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, कोई भी पार्टी का विधायक हो वो पदेन सदस्य होता था हनुमान लोक का, हनुमान मंदिर का। पर ये लोगों ने उस बायराज को भी खत्म कर डाला। ये लोग कभी विधायक को आमंत्रित नहीं करते,
कभी किसी वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित नहीं करते। इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे इस मंच से। सुन लो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उस अध्यक्ष को, जो हनुमान लोग के अध्यक्ष, अगर उनको मेरी आवाज जा रही, चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम्हें भी हम सड़क पर उतार के बताएंगे। हम लड़ेंगे इसकी लड़ाई, क्योंकि आस्था का केंद्र है, हमारी भावना का केंद्र। साथियों, यहाँ बहुत सारे साथियों ने अभी कहा कि स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने खूब बढ़िया स्कूल बना दिया, शानदार स्कूल, बस आएगी बच्चों को लेने के लिए, वहां बच्चा टाई सूट बूट बढ़िया गाड़ी में बैठकर जाएगा प्राइवेट स्कूल की तरह। क्या हालत है वहां? मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, वहां पर एक शिक्षा मंत्री खड़ा हो गया, अरे विधायक जी बोले आप कहाँ की बात कर रहे हो, इतना बढ़िया स्कूल बन गया, बस जाती छोड़ने। अरे मैंने कहा प्रभुराम चौधरी जी, बेकार की बातें मत करो, मैं जमीन पे रहता हूँ और पाव पाव से मैंने विधानसभा की जमीन गिनी आके, मुझे ज्ञान मत बताओ। एक दिन मेरे 100 विधानसभा में आकर के देखना क्या स्थिति है वहां की। आज बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सारे माता पिता, लगभग मेरे पास जतन भैया 500 बच्चों की अभी भी लिस्ट है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाह रहे हैं। वो इसलिए कि आज फीस बहुत महंगी हो गई। एक बच्चे की फीस का खर्चा 50,000 और 2 बच्चे तो कितने, 1,10,000 रुपए महीना वो फीस में बताएगा। ये खाएगा क्या और जिएगा क्या? खाने का तेल क्या रुपए लीटर है? 160-170 रुपए लीटर। चावल का कट्टा 1,500 रुपए। इस महंगाई में वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या जिंदगी की अपना घर चलाएगा? तो बच्चों को निकाल करके वो एडमिशन करा रहा है जतन भैया, कि वो गवर्नमेंट स्कूल में उसको एडमिशन मिल जाए, वो गवर्नमेंट स्कूल में उसको एडमिशन मिल जाए। वो चाहता है कि मुझे फीस नहीं लगे, मेरा बच्चा फ्री में पढ़ जाए। पर इस निकम्मी बीजेपी के सरकार ने कहा, मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, मैंने कहा साहब एक स्कूल में 25 बच्चे 1,00,000 से ऊपर नहीं बैठेंगे। मैंने कहा क्यों? अरे वो बच्चे जाएंगे कहाँ? एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने सरकारी स्कूल खोल दिए, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, सबको एडमिशन मिलेगा। अरे विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे और हमारे गरीबों के और ये क्षेत्र के लोगों के, गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये कौन सी नीति है? इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के उन नेताओं से, ये आते तो हो, आप क्या करते हो? आगे फलाने संगठन मंत्री स्वागत कर दिया। मैं आज इस मंच से मेरे कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं और क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा के नेता जब आपके गांव में आए, जब आपसे कोई बात करे या अपने पार्टी के संगठन की बात करे, गठन करने के लिए आए, तो उनसे एक चीज जरूर पूछना कि भैया किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य दे रहे हो कि नहीं? बच्चों के एडमिशन करोगे कि नहीं करोगे? आज जो हमारी के नहीं करोगे? युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? फैक्ट्रियों में दूषित पानी छोड़ रहे वो कब बंद होगा? ये पूछना आप लोग। एक चीज और बता रहा हूं जतन भैया, आपके यहाँ पांडुरना में भाजपा का आलीशान कार्यालय बन रहा है। भाजपा का आलीशान कार्यालय के लिए 10,000 वर्ग फुट की जमीन, पुराना जो भ्रष्ट कलेक्टर था शर्मा, उसने 10,000 वर्ग फुट की जमीन एकदम प्राइम लोकेशन पे पार्टी रोड पर फ्री में बांट दी, फ्री में, कोई कुछ नहीं, लीज दे दी इनको। और आज हमारे आमला के भाई बहन बैठे हैं, ये कई सालों से जमीन जोत रहे, 1 एकड़ 2 एकड़। हमारे संगम में जो हेटी बना हुआ है, वहां पर जो बेचारे हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, ये 50-50 साल से कब्जा है उनका, लेकिन 1 इंच का पट्टा आज दिनांक तक नहीं मिला। भाजपा की सरकार, मोहन यादव 10,000 वर्ग फुट का पट्टा भाजपा कार्यालय के लिए दे देते हैं, और 40-40, 50-50 साल से जिनका कब्जा है, उनको आज दिनांक तक इस कलेक्टर ने और यहाँ की सरकार ने एक पट्टा नहीं दिया। यह है विरोधाभास। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आज 3 करोड़ की लागत से भैया वो आलीशान वो बनने जा रहा है इनका भाजपा का कार्यालय, उसमें लिफ्ट लगेगी। देखना आप 6 मार्च को इनका भाजपा का वो था, क्या था, स्थापना दिवस। अब उन्होंने घोषणा की कि अगले 6 मार्च तक भाजपा का कार्यालय, घोषणा की कि अगले 6 मार्च तक भाजपा का कार्यालय बनके तैयार होना चाहिए। देखना आप पांडुरना का 1 साल भी नहीं बचा। 1 साल में जब पांडुरना का भाजपा का आलीशान कार्यालय बनेगा, उसकी लागत 3 करोड़ तो केवल रिकॉर्ड में है, पर वो 5 करोड़ 6 करोड़ तक जाएगा।
और वसूली किससे? फैक्ट्री वालों ने मुझे बताया भैया बीजेपी के नेता बहुत तंग कर रहे हैं। मैं क्यों? बोले भैया बोल रहे कि आपसे 75 लाख रुपए का चंदा चाहिए। मैंने किस लिए? बोले भाजपा का कार्यालय बनाना। तो मैंने कहा दो चंदा। और मैंने भी कहा अगर भाजपा के नेताओं को चंदा दोगे तो कांग्रेस के लोगों को भी कांग्रेस कार्यालय बनाने के लिए चंदा देना पड़ेगा, वरना हम तुमको भी भवन नहीं बना देंगे। तो हम कभी भी गलत पैसों से, किसी से गलत कामों से पैसा कमाने का हमारा तरीका नहीं है। अरे जब फैक्ट्री से लोग चंदा ले रहे, जो भाजपा के लोग फैक्ट्री वालों से 75 लाख की डिमांड कर रहे, तो क्या मजदूरों की आवाज उठाएंगे? अरे बताओ वो मजदूरों की आवाज उठा सकते हैं क्या? वो गंदा पानी किसानों के खेतों में जा रहा है, नदी नालों में बह रहा है, वो बंद हो सकते हैं क्या? वो किसानों की बात कर सकते हैं क्या? वो उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? नहीं। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी चंदा लेगा वो कभी मजदूरों की बात नहीं करेगा। मजदूरों की बात करेगा तो केवल कांग्रेस के लोग बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे तो केवल कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, किसानों की बात करेगी तो कांग्रेस बात करती है। और ये लंबे चौड़े बात करने वाले लोग कहते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे थोड़ी तो शर्म करो। महिला आरक्षण की बात हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छी बात की। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं और यहां बैठे भाजपा के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि आप अभी शायद 1-2 दिन में आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। काहे की आक्रोश रैली? नौटंकी कर रहा हूं। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि सितंबर 2023 में जो बिल पास किया, क्या वो महिला विधेयक नहीं था? क्या वो महिला आरक्षण बिल नहीं था? क्या वो मर्द आरक्षण बिल था? क्या क्यों बहनों बताओ, महिला आरक्षण बिल था कि मर्द आरक्षण बिल था? जब वो महिला आरक्षण बिल पास किया नरेंद्र मोदी जी ने, भाषण में कहा मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस को, सभी दलों को, विपक्ष के लोगों को कि सबने सर्वसम्मति से बिल पास करा दिया। आभार व्यक्त किया 2 साल पहले, 3 साल पहले। और अब क्या हो गया? नाटक कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। अरे ये महिला विधेयक बिल तो पास हो गया 2023 में। ये परिसीमन का बिल था। आप चाहते थे कि 543 सीटों से बढ़कर 850 सीटें हो। आप चाहते थे कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें बढ़कर 350 हो। यह आप रास्ता निकाल रहे थे। मैं कह रहा हूं क्यों? 543 विधान लोकसभा की सीटें हैं तो 181 महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं? आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? बहनों बताओ, 181 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देते हो? अरे नालायकों, मुझे यह तो बताओ, कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया है। हिंदुस्तान की अगर सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनाए तो किसे बनाया? बताओ भाई। प्रतिभा पाटिल को बनाया ना? महिला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की बनी तो कौन बनी? तुलसी पार्टी से थी। लोकसभा की पहली तुलसी पार्टी से थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी तो कौन बनी? कौन सी पार्टी से थी? मुझे बताओ, पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी बनी, किस पार्टी की थी? आप महिला कांग्रेस की हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, वो किस पार्टी से थी और कांग्रेस के बने? एक भी मुझे बता दो भाजपा के लोगों कि तुम्हारा प्रधानमंत्री, अगर किसी ने आज तक के तुमने प्रधानमंत्री महिला क्यों नहीं बनाया? तुमने आज तक के आरएसएस में 100 साल हो गए। कितने हो गए आरएसएस को? 100 साल हो गए आरएसएस को। क्या इसमें कोई महिला सदस्य बन सकती है? बन सकती है? नहीं बनती। क्या कोई आज तक कोई आरएसएस की प्रमुख महिला हुई है? नहीं हुई है। तुम्हारा महिला विरोधी चेहरा तो उजागर हो चुका है। तुम खुद महिला विरोधी हो। अरे कांग्रेस, तुम सोनिया गांधी भी 2 बार प्रधानमंत्री बन सकती थी, पर ये सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये तुम्हारा पाप और तुम्हारी करनी है। इस बात को समझना साथियों, ये नौटंकीबाज, ड्रामेबाज लोग हैं और हम डरने वाले नहीं है। मैं आज इस मंच से और कहता हूं, तुम चाहे जितने मेरे खिलाफ बात कर लो, चाहे जितने मेरे खिलाफ तुम रैलियां निकाल लो, पर मैं गलत नहीं हूं। आपका विधायक ईमानदार है। आपके विधायक ने कोई बेईमानी, भ्रष्टाचारी, रेत, सट्टा, जुआ और शराब का धंधा नहीं किया है। और अगर मैंने गलत किया होगा तो सौगंध मुझे मेरे पिता की, मुझे जेल में डालने की सौगंध, अगर हिम्मत करते तो मैं जाने को तैयार हूं। डालो जेल में मुझे, अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है। लेकिन मैं गलत नहीं हूं। 2 मिनट में कहते चुटकी में अगले साल विधायक खत्म हो जाएगा, चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेगा अगले बार। अरे देखेंगे बेटा, तेरे को भी देखेंगे, तू भी आ जाना और तेरे से भी निपटेंगे हम, चिंता नहीं करना। एक और चीज मैं इस बात को कहना चाहता हूं
कि बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। हमको अपनी लड़ाई और अपना संघर्ष जारी रखना है, क्योंकि यह विषय किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का नहीं है। आज गौ तस्कर पे किसने बात की? गौ माता पे चंद्रशेखर जी। जतन भैया आज सुबह 10 बजे मेरे घर दुनावा से एक पवार नाम का व्यक्ति, नाम नहीं याद मुझे, दुनावा से आए होंगे। मैं कहा बोलो पवार जी, पवार नाम मेरे। मैं कहा क्या करते हो? बोले मेरा बेल बजा रहे। मैं कहा कहाँ? सवर्णी और मोगांव। मैं कहा बोलो मुझसे क्या आशा रखते हो? तो बोले भैया मेरा धंधा चलता है, वो आप लोग थोड़ा वीडियो डाल रहे हो तो देख लेना, थोड़ा सा मेरी मदद करना। ये गौ तस्कर मेरे घर आया और मैंने उससे पूछना, अभी यहीं भटक रहा होगा, मैंने कहा जब तक विजय चौरे विधायक है गौ हत्या पर कोई समझौता नहीं करेगा, विधायकी चली जाएगी लेकिन मैं गौ हत्या के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। ये मैंने उस पवार को कहा। और गौ हत्या की बात करते हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गौ तस्करी कर रहे हैं हजारों की संख्या में। आज गौ तस्करी कर रहे हैं हजारों की संख्या में। आज मुझे सवर्णी और 2 दिन पहले मोगांव से वीडियो आया जतन भैया, हजारों की संख्या में बैल कटने जा रहे हैं, छोटे छोटे बछड़े। एक छोटे से स्विफ्ट मारुति में 5-5 बछड़े जो कत्ल खाने में नागपुर और अमरावती में महाराष्ट्र में जा रहे हैं। तो इनका रूह नहीं कांप रहा है? भाजपा के नेताओं का कलेजा नहीं कांप रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि बैतूल से जो आदमी आ रहा है, दुनावा से जो आदमी आ रहा है, 25 लाख का ठेका सवर्णी का और 25 लाख का ठेका मोगांव का। जब वो 25 लाख का ठेका ले रहा है तो क्या वो 1-1 करोड़ नहीं कमाएगा? कमाएगा कि नहीं कमाएगा बताओ? तो ये कहां से कमाएगा? गौ तस्करी से ना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोहन यादव की सरकार है। मैंने एसपी को फोन लगाया 8 दिन पहले, मैंने कहा गौ तस्करी हो रही है एसपी साहब। बोले जी विधायक जी भेज रहे हैं। टीआई तो लोधीखेड़ा थाने का टीआई इससे निकम्मा था, बिल्कुल भाजपा का जेब में जिल्ला लेके घूम रहा है, केवल बीजेपी के इशारों पे चलता है। हमारे किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, गुलशन ने या हमारे जुबेर ने अगर सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया तो भाजपा नेताओं के कहने पर टीआई आता है और अंदर कर देता है। अरे तुम्हारे जेल की सलाखों में इतना ताकत नहीं है कि तुम हमारे कार्यकर्ताओं को सलाखों के अंदर डालो। हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा के नेताओं की शरण कभी नहीं आएंगे हमारा कार्यकर्ता। यह मैं आपको विश्वास देता हूं। तो साथियों यही कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान रहो। एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चोर होता, मैंने गलती की होती, मैंने भ्रष्टाचार किया होता तो आज इस मन से इतनी ताकत से उनके भाजपाइयों के घर के सामने ललकारता नहीं। मैं अगर चोर होता तो भाजपा नेताओं के घर में चला जाता, बंगले पे नेताजी के, बोलता भैया नाना भाऊ मुझे माफ कर दो, मैं बोल देता, हाथ पर जोड़ लेता। पर मैं चोर नहीं हूं, मैं ईमानदार बाप की औलाद हूं और जिंदगी के अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, मजदूरों की लड़ाई। ये क्या बताएंगे मुझे? अरे जिनके पास साइकिल नसीब नहीं हुआ करती थी, आज करोड़ों रुपए की जमीन जिनके पास है, अरबों रुपए की संपत्ति जमा की जिन लोगों ने, हमको जीत मिली। जतन भैया गवाह इस बात की। हमने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सौ पांडुरना के कलेक्टर कार्यालय आपने देखा 3 किलोमीटर दूर जा रहा था पांडुरना में। भू माफिया ने, शराब माफिया, भू माफिया, सौसर के, पांडुरना के, सबने वहां करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी। हमने आंदोलन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि आपकी और हमारी सबकी जीत हुई। कलेक्टर को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को फैसला बदलना पड़ा कि नहीं? कांग्रेस जो कार्यालय कलेक्टर का अपनी इच्छा से हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना, भाजपा वालों के मुंह पर ताला लगा कि नहीं? भाजपा के लोग उन्हें मुंह क्यों गिरे कि नहीं? तो ये कब हुआ? जब आप लोग संगठित थे। ये कब हुआ? जब आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, माताओं ने, बहनों ने, यहाँ के एक एक व्यक्ति की भावना थी और वो जीत हमको मिली, वो सफलता मिली। और अब अगली मुहिम हमारी, ये अज्जू ठाकुर कहता है शराब माफिया भैया, कहता रेवना चौरे जी भी ऊपर से देख रहे होंगे कि मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया। अरे रेवना चौरे जी ऊपर से देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि मैंने अच्छी औलाद पैदा की जो इन नालायक और निकम्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा मेरा बेटा, इस माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा मेरा बेटा, इन लुच्चों के खिलाफ, इन दलालों के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरा बेटा लड़ाई लड़ रहा है। ये मेरे पिता ऊपर से देख के सोच रहे हैं। ये रेत चोर, ये शराब माफिया, जो कमलनाथ जी के टुकड़े में पलने वाला अज्जू ठाकुर, ये हमको तो ललकारेगा।
अरे तू रुक जा, तेरी वाट नहीं लगा के रखती, तूने संसद के थारे ठेके ले लिए, तेरे को लंगोट छोड़ के नहीं भगा तो विजय छोरे का नाम बदल दे। हम सब निपटाएंगे इसके ठेके एक एक। मैं तो निवेदन करता हूँ कि गांव गांव में इनकी शराब बिक रही है, सारी शराब बंद कराएंगे, सब विधायक बंद कराएंगे, सब मुहिम चलाएंगे इनके खिलाफ, एक पौवा नहीं बिकने देंगे। इसमें से चैलेंज करता हूं। और ये भाजपा के नेता चाहे जितने आ जाना, जितने रोड अटकाते ना, सबसे निपटेंगे। अरे कांग्रेस का जन्म आजादी के पहले संघर्ष हुआ है, आजादी कांग्रेस ने दी है, आजादी के बाद भी कांग्रेस ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है, और हम हमेशा जनता के हित की बात करेंगे। हम किसानों, अंत में समय बहुत हो चुका है, जतन भैया को बोलना है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप सबकी लड़ाई हम सबको लड़ना है। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हमको फिर से एक बार 2028 में 29 में भी कांग्रेस की सरकार लानी और आएगी। मैं आज इस दावे के साथ कह रहा हूं। हमारे नेता जीतू पटवारी जी बोलो, हमारे नेता उमन सिंगार जी बोलो, या हमारे नेता नकुलनाथ जी, सब लोग पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, पूरे माहौल बना रहे हैं और इस भाजपा सरकार की पोल खोल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस काबिज होगी। ये जितने अधिकारी है ना, ये जितने जो है ये भाजपा के बिल्ला लेके घूम रहे हैं, पुलिस वाले, ये अधिकारी जितने यहाँ पर बैठे, ये भाजपा के जो बिल्ला लेके घूम रहे हैं ना, जो इनके इशारों पे काम कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के, ये कान खुल के सुन लो, सत्ता बदलती रहती है, सत्ता परिवर्तित होती है, कोई भी राजनीतिक दल अमृत पी करके नहीं आया। 2028 में सरकार आ रही कांग्रेस की, आप लोग समझ जाओ। इनकी गुलामगिरी करना बंद कर दो, इनकी चमचेगिरी करना बंद कर दो भाजपा नेताओं की। 2028 में सरकार आएगी तो फिर आप ध्यान रखना, फिर मत बोलना क्यों जतन भैया। तो फिर से आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।